हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर 2 बायोलॉजी में जो है उसका मैं पूरा नोट्स उत्तक का दे दूंगा। बिल्कुल जो भी क्लास नोट्स है और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जो भी पार्ट छूटा हुआ है आप क्लियर कर लीजिए। और अगर कोई नए स्टूडेंट है आप तो भी इस को पूरे नोट्स कर लीजिए। आपको इससे अच्छा नोट्स कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया यह नोट्स है। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास 9th के बच्चों के लिए साथ साथ किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे ITI पॉलिटेक्निक या BPSC तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं लिखना कैसे है। आपको सबसे पहले उत्तक के बारे में लिख लेना है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तक विज्ञान के जनक मालगिली को कहा जाता है। इसके नीचे है यहाँ पर अब पादप उत्तक को कैसे बांटते हैं। पहले मैंने पादप उत्तक आपको पढ़ाया था, फिर जंतु उत्तक पढ़ाया है। तो पादप उत्तक को कैसे कैसे पढ़ते हैं, एक होता है विभज्योतक और एक होता है अस्थाई। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ, अंतर्वेशी, विभज्योतकी उत्तक के प्रकार है। अब है अस्थायी उत्तक के प्रकार, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। सरल में 3 गो था, मृदुतक, स्थूलकोण, दृढ़ उत्तक। उसके बाद जटिल में था जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे मैंने आपको बताया था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि तरीका याद करने का कि बिहार में अधिकारी बनने के लिए PCS का एग्ज़ाम देना होता है। तो वहीं पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। चलिए अब पेज नंबर 2 पर चलते हैं। आप वीडियो रुका कर भी देख सकते हैं और नोट्स बनाइएगा पूरा का पूरा। सबसे पहले विभज्योतकी उत्तक में क्या क्या है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यह जीवित कोशिका का बना होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें एक बड़ा केंद्रक भी होता है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थान ध्यान रखना नहीं होता है। उसके बाद विभज्योति उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे तना और जड़ों में। ठीक है। स्थिति के आधार पर विभज्योति उत्तक 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन कौन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पहला है शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी अगले पेज पर आएगा। यह उत्तक तने और जड़ के शीर्ष के भाग में पाया जाता है। यह उत्तक लंबाई में वृद्धि करता है। इनकी कोशिकाएं विभाजित होकर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक क्या है कि यह उत्तक जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है। इसके कारण तना की मोटाई में वृद्धि होती है। इसी के पार्श्वस्थ कैम्बियम पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक का उदाहरण है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैम्बियम, तो जब भी कैम्बियम का चर्चा हो तो समझ जाइएगा ये पार्श्वस्थ और किस चीज़ की बात कर रहा है। तो जड़ तथा तना के पार्श्व भाग में मतलब मोटाई की वृद्धि की चर्चा है। 2 हो गया। इसमें अब तीसरा देखिए। जैसे आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो आप यहीं पर वीडियो हम बोल रहे हैं तो आप रोक दीजिए या पहले सुन लीजिए उतना दूर का, फिर वीडियो रोक करके आप नोट ज़रूर बना लीजिएगा। अंतर्वेशी, ये पत्तियों के आधार में टहनियों के पर्व के दोनों ओर होता है। वृद्धि करके अस्थायी उत्तक में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। या उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, या पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। तो देखिए आपको इसमें जो केवल सही है, केवल और केवल एक सही है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को करने वाली कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। ठीक है। चलिए ये सब दोनों गलत है इसमें। तो आपको ऑप्शन भी लिख लेना है और टिक लगा देना है। ठीक है। क्लास में इसका तो डिस्कस किया गया हुआ है। चलिए, क्योंकि इस पहला तो इसीलिए गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा ऑप्शन कि जंतु उत्तक एक कोशिकीय रहेगा तो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। उत्तक कैसे होगा। पादप तथा जंतु दोनों में उत्तक कैसे पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव में तो नहीं पाया जाता है, इसीलिए। चलिए दूसरा है यहाँ पर कि वैसी कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। किसकी, जिसकी आकृति समान हो, उत्पत्ति समान हो और कार्य भी समान हो। हिस्टोलॉजी शब्द जो टिश्यू का अध्ययन है, सबसे पहले मॉयर ने इसका प्रयोग किया था।
टिश्यू शब्द का प्रयोग विंसेंट नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अगला है अब अस्थायी ऊतक। तो देखिए अस्थायी ऊतक क्या होता है, तो विभज्योतकी ऊतक वृद्धि करके ही क्या बनाता है, आपका अस्थायी ऊतक बनाता है। ठीक है, पहला में लिखा हुआ है विभाजन की क्षमता नहीं होती। ये बच्चे का नोट्स है, किसी इसमें कोई थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक होगा तो मैं उसको सही बोल दूंगा। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक में समान आकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वो समान कार्य करते हैं हम सरल अस्थायी ऊतक में। देख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में। इसके तीन प्रकार है, मृदूतक या पैरेनकाइमा। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार फिर कर देते हैं। स्थूल कोण ऊतक या कॉलेनकाइमा, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। मृदूतक या पैरेनकाइमा मतलब तीनों को आपको पढ़ना है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, इसके कोशिकाओं के बीच खाली जगह रहता है। मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस नोट्स बनाने के लिए लिखवा रहा हूँ। यह ऊतक पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधे के भोजन में संचयन करता है। तो जैसे यहाँ तक हो गया, अब आपको लिखना है तो वीडियो को रोकिए, लिखिए, पूरा का पूरा नोट्स आना चाहिए आपको क्लास में। चलिए अगला है कि स्थूल कोण ऊतक, फिर आएगा दृढ़ ऊतक, फिर ये खत्म हो जाएगा। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं भी जीवित होती है। स्थूल कोण ऊतक तनों को लचीला तथा मजबूती यांत्रिक मजबूती देता है। जड़ में नहीं पाया जाता है, बड़े वृक्ष में इस ऊतक का अभाव रहता है। दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा जिसको कहते हैं, ये कठोर लेकिन मजबूत होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं में खाली जगह नहीं होती है। इस ऊतक की कोशिकाओं में देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है जो कोशिका को बहुत ही मजबूत बनाता है। ठीक है, चलिए इसको नीचे देख लेते हैं। नीचे ध्यान से देखिए, यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूत आवरण बनाता है। पौधे से प्राप्त जूट, पटवा दृढ़ ऊतक का उदाहरण है। दृढ़ ऊतक पौधे को यांत्रिक शक्ति और तना को टूटने से बचाता है। अब है कौर कोशिकाएं क्या है, तो ध्यान से देखिए, पेड़ पौधे जब पुराने हो जाते हैं तब उनके तने के बाहरी कोशिकाएं विभाजित होकर विशेष प्रकार के मृत कोशिकाओं को जन्म देती है, जिन्हें कौर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो इस पेज का भी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज है कौर कोशिकाओं में लैक्टेस पाया जाता है। अगला है जिस मृदूतक की कोशिकाएं हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे में एपिडर्मिस के ऊपर एक मोटी मोम की परत होती है जिससे क्या कहते हैं, क्यूटीन। क्यूटीन क्या कहते हैं, क्यूटीन। क्वेश्चन नहीं है और ये बच्चे ने गलती से लिख लिया है, ये सीधा पॉइंट दिलवाए थे। क्यूटीन एक जलरोधी रासायनिक पदार्थ है। क्या है, क्यूटीन एक जलरोधी रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए अब है जटिल अस्थायी ऊतक क्या है। तब अब देखिए, सरल अस्थायी ऊतक हो गया, तब देखिए जटिल अस्थायी ऊतक वे ऊतक जो जीवित और मृत कोशिकाओं से मिलकर कई प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। यहाँ तक, यहाँ इसमें ऊतक का परिभाषा हल्का डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए वो कोशिकाओं जो जीवित और मृत कोशिकाओं से मिलकर, समान यहाँ नहीं है, जीवित और मृत कोशिकाओं से मिलकर कई प्रकार की कोशिका से बने होते हैं, इसे कौन सा ऊतक कहेंगे, तो आपका हो जाएगा जटिल अस्थायी ऊतक। एग्जाम्पल संवहन ऊतक, संवहन का काम करेगा। इसमें दो प्रकार है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक कर जरूर लिखिएगा, पूरा का पूरा नोट्स हर एक बच्चा को बन जाना चाहिए। जाइलम को चालन ऊतक कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिका से बना होता है। जाइलम अब बता रहे इसका क्या काम होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाया जाता है। प्रमुख काम जल का संवहन, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल का संवहन। अब आते हैं इसके आगे, चलिए इसके आगे देखिए क्या है। इसके आगे इसके जो 4 प्रकार है वो देख लीजिए। वाहिनिकाय नुकीली मृत होती है, वाहिकाय मृत लंबी होती है, जाइलम तंतु मृत तंतु को केवल जाइलम में एक जाइलम मृदूतक होता है, वही जीवित कोशिका है। वाहिनिकाय का मुख्य काम क्या है, तो खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाना। वाहिकाय तथा जाइलम जंतु पौधे को यांत्रिक सहायता देता है और जाइलम मृदूतक भोजन संग्रह करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ, नोट से ध्यान दीजिएगा। जाइलम ऊतक को जाइलम मृदूतक कोशिका ही सिर्फ
जाइलम ऊतक में, यहाँ में होगा, ठीक है, बच्चे लिख देते हैं। मृत सिर्फ जीवित रहते हैं, बाकी सब मृत होगा। फ्लोएम में, फ्लोएम ऊतक भी पूरे पौधों में पाया जाएगा। यह भी 4 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना है। चालनी नलिका, सह कोशिका, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृत ऊतक। वहाँ 3 गो मृत था, 1 गो जीवित था। यहाँ केवल एक ही मृत होता है जो कि फ्लोएम तंतु है। इसका मुख्य कार्य है, कहाँ गया फ्लोएम, फ से फ्लोएम, फ से फूड। यह किसका संवहन करेगा, तो यह फूड का संवहन करता है। किसका करेगा, फूड का संवहन करता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ है फ्लोएम मृदुतक में भोजन संचित रहता है। अब आते हैं जंतु ऊतक। यहाँ पर पौधे का ऊतक खत्म हो गया। तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्यों करने के लिए कोशिकाओं के अलग अलग समूह होते हैं, जिसे जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक के 4 प्रकार है, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब आइए सबको एक एक करके हम चर्चा कर देते हैं आपके सामने। उपकला या एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करता है। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह नहीं रहता है, जबकि पीछे वाला में रहता था। एपिथेलियम ऊतक का मुख्य कार्य अंगों की सुरक्षा देना है। यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थों को विसरण तथा अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पे गलत ही लिखा हुआ है, विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। आपका श्रवण ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर इसके 4 भाग है। सल्की या सल्काव एपिथेलियम ऊतक, पहले इसके बारे में जान लीजिए। जो एपिथेलियम ऊतक में त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। आकृति चपटी ईंट की तरह। यह मुख, गुहा, जीभ, ग्रास नली तथा रक्त वाहिनी में पाए जाते हैं। स्तंभकार एपिथेलियम ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती है। कोशिका के ऊपरी सिरे पर माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई मतलब ऐसे 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 रचना रहेगा। यह ऊतक ऐसे अंगों का यांत्रिक भाग का निर्माण करता है जहां अवशोषण या श्रवण का काम होता है। देख लीजिएगा, श्रवण गलत लिखा हुआ है, जैसे आंत में, अमाशय में, पित्ताशय में। तो ये हो गया 2 गो एपिथेलियम ऊतक का। 2 गो और है, तो 2 गो नीचे आपको लिखा हुआ होगा। घनाकार एपिथेलियम ऊतक। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है। इस ऊतक में ग्रंथि का निर्माण होता है। अभी वही ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ लेना है। प्रमुख ग्रंथि कौन है, तो श्वेत ग्रंथि। यह ग्रंथि स्तनधारी की त्वचा के ऊपरी परत में पाया जाता है। इसके द्वारा पसीने का स्राव होता है। एक है लैक्राइमल ग्रंथि। यह ग्रंथि आँख में पाई जाती है, जिसे आंसू का स्राव होता है। क्या होता है, आंसू का स्राव होता है। एक और है इसमें तीसरा ग्रंथि, जिसको सीबम ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि त्वचा के भीतरी भाग डर्मिस में पाई जाती है। तैलीय पदार्थ स्रावित करता है। इसी के कारण त्वचा एवं बालों का रंग चिकना बनता है। और यह ज़्यादा कब स्रावित होता है, किशोरावस्था में। अगला है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम ऊतक। इस ऊतक की कोशिका लंबी है। इसमें सिलिया पाया जाता है। इस ऊतक ट्रिकिया के भीतर अंडवाहिनी गर्भाशय में पाया जाता है। सिलिया स्रावित पदार्थ को गति प्रदान करता है, ठीक है। जो भी स्रावित पदार्थ निकलता है ओकरा आगे की तरफ धकेलने का काम करता है सिलिया। ये हो गया आपका एपिथेलियम ऊतक का, यहीं तक खत्म होता है। अब आते हैं संयोजी ऊतक। ध्यान दीजिएगा, संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों तथा ऊतक को जोड़ने का काम करता है। नामे है संयोजी, संयोजन मतलब जोड़ना। तो संयोजी ऊतक की कोशिकाओं संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच खाली स्थान ज़्यादा होता है। ऊतक के कोशिकाओं के बीच खाली जगह में जेली की तरह ठोस अवस्था में रहने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ध्यान से लिख लीजिएगा इसको, मैट्रिक्स। अगला आते हैं संयोजी ऊतक के प्रमुख प्रकार। वास्तविक संयोजी, कंकाल संयोजी, संवहनीय ऊतक या तरल ऊतक। चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले वास्तविक संयोजी के बारे में हम पढ़ाए थे कि वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत निम्नलिखित ऊतक है। एरियोलर ऊतक आते हैं पहले। यह ऊतक नस तथा तंत्रिकाओं को चारों तरफ पाया जाता है। एरियोलर ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों या 2 मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। मांसकोशिकाएं। यह एरियोलर ऊतक में पाई जाने वाली कोशिका है जो नसों को चारों ओर होती है। एरियोलर ऊतक के श्वेत तंतु कोशिका द्वारा कैलोजन प्रोटीन तथा पीला तंतु में
द्वारा इलास्टिन प्रोटीन द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, श्वेत तंत्रिका कोशिका द्वारा कोलेजन प्रोटीन, पीला तंतु कोशिका द्वारा इलास्टिन प्रोटीन स्रावित होता है। ठीक है, अब इसका अगला है वसा संयोजी या एडिपोज ऊतक। यह ऊतक वसा की कोशिका से बना होता है। यह ऊतक वसा को संचित करके रखता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखता है। ठीक है, चलिए इधर आइए। अगला है शरीर में वसा कोशिका अधिक होने से आदमी मोटा हो जाता है। कंडरा, टेंडन जिसको कहते हैं, ये टेंडन और लिगामेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक का। यह संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जुड़ता है या दूसरी मांसपेशी को, मतलब मांसपेशी को कौन जोड़ेगा? टेंडन। मांसपेशी हड्डी को कौन जोड़ेगा? टेंडन। स्नायु आता है लिगामेंट, यह जड़ हड्डी, यह ऊतक हड्डियों को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जुड़ेगा? स्नायु। यह ऊतक बहुत मजबूत होता है। अब आते हैं कंकाल ऊतक के बारे में। 2 ऊतक खत्म हो गया। कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक में इधर आएगा उपास्थि और इधर आ जाएगा आपका अस्थि। उपास्थि में पहले चर्चा कर लीजिए। तो यह ऊतक कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। किसका? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला। इनके कोशिकाओं के बीच खाली स्थान में कोंड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि अस्थि के जोड़ को चिकना बनाता है। क्या करता है? चिकना बनाता है। कोशिकाओं के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है जिसे लैकुना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकुना। उपास्थि ऊतक बाह्य कान, नाक, श्वास नली, कंठ में पाया जाता है, मतलब जो कमजोर हड्डी होता है ना, वही। अगला है अस्थि ऊतक। यह ऊतक काफ़ी मजबूत होता है। इस ऊतक की कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको अलग कहते थे, इसको अलग। इस ऊतक में मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस नामक लवण होता है। जैसे यहाँ तक आप लिख लिए तो ठीक है, नहीं तो वीडियो रोक कर पूरा का पूरा नोट्स बना लेना है आप सभी बच्चों को जिनका छोटा हुआ है। लंबी तथा मोटी अस्थि के बीच एक गुहा होता है जिससे मज्जा गुहा कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी तथा पीली अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा हो गया, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही हो गया। स्तनधारी वर्ग के जीवों के अस्थि में अनेक नली समान होती है जिसे क्या कहते हैं? हाइबर्सियन नालिका कहते हैं। चलिए अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज में है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अस्थि ऊतक में। लिगामेंट का निर्माण पीला तंतु में करता है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी तथा अस्थियों को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अगला, अस्थि कौन सा ऊतक है? तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने नोट में पढ़ा है तो नोट से पढ़ के आपको आंसर देना है। तीसरा ऊतक पढ़ेंगे तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त एवं लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से संयोजी ऊतक से मैं आपको दूसरा वीडियो डाल दूंगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो आपको भी बोरिंग फील होगा। तो संयोजी ऊतक से मैं दूसरा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको पूरा ब्लड के बारे में इतना अच्छा से डिटेल मैंने पढ़ाया है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपको जैसा लगेगा जो भी करिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अब सेकेंड पार्ट में।